नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है सोलो सॉल्यूशन परिवार में। देखिए, पिछली वाली हमने वीडियो बनाई थी, उसमें जो केमिस्ट्री था उसके 5 टॉपिक हमने यहाँ पर कवर किए थे। और इस वाली वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम कवर करने वाले हैं कार्बन और उसके जो भिन्न रूप हैं। पहला टॉपिक कार्बन और उसके भिन्न रूप। दूसरा हम इसमें देखेंगे हाइड्रोजन और उसके यौगिक। तीसरा देखेंगे इसमें सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन, अक्रिय गैसें। चौथा टॉपिक रहेगा अम्ल, क्षार तथा लवण। तो इन 4 टॉपिक से हमने यहाँ पर 25 यहाँ पर क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो कि आपकी जो रणनीति है, एलटी की जो रणनीति आपने बनाई है, उसमें बूस्ट का काम करेंगे। ठीक है, और हमने कोशिश ये किया है कि जो एग्जाम पैटर्न पर किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, उन सभी को इंक्लूड करते हुए हम आगे बढ़े हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है हमारे पास। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? ऑप्शन है आपके पास। ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है कार्बन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। यस, राइट आंसर बताइए। बिल्कुल, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि कार्बन क्या करता है, सबसे ज्यादा यौगिकों का निर्माण करता है इनमें से। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास ऑप्शन थे उनमें सबसे ज्यादा जो कार्बन होता है वो यौगिकों का निर्माण करता है। ठीक है, आप देखते भी होंगे जैसे कार्बन कार्बन पे जैसे ये एच जोड़ रखे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मोस्ट ऑफ दी जो सबसे ज्यादा जो यौगिकों का निर्माण करेगा वो कौन करेगा? कार्बन करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, पेंसिल का लेड है। ऑप्शन है आपके पास ग्रेफाइट, बी है चारकोल, ऑप्शन सी है लैंप ब्लैक, ऑप्शन डी है कोयला। जी, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ग्रेफाइट क्या हुआ? ग्रेफाइट में जो पेंसिल का लेड होता है वो ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। ग्रेफाइट और जो हीरा होता है दोनों ही क्या होते हैं? कार्बन के अपरूप होते हैं। हीरा जो होता है सबसे कठोर होता है, जबकि ग्रेफाइट क्या होता है? हीरे से मुलायम होता है। तो अगर हम बात करें कि कार्बन के अपरूप, तो कार्बन के अपरूप में जो हीरा रहेगा ये सबसे, अगर हम क्वेश्चन आ गया कि सबसे कठोरतम कार्बन का अपरूप कौन सा है, तो हीरा हमारे पास क्या सबसे कठोर है। और सबसे मुलायम कौन सा है? तो ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है जो सबसे मुलायम होता है। और ग्रेफाइट का प्रयोग किसमें किया जाता है? पेंसिल की लेड बनाने में किया जाता है। पेंसिल का जो निब होता है या पेंसिल के अंदर जो होता है ब्लैक कलर का, वो हमारे पास क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। बढ़िए तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास, कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। ऑप्शन है आपके पास ढलवा लोहा में, ऑप्शन बी है पिटवा लोहा में, ऑप्शन सी है स्टील में, ऑप्शन डी है मिश्र स्टील में या मिश्र धातु स्टील में। यस, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो ढलवा लोहा जो हमारे पास पिग आयरन होता है, इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो 3.5 से 4.5% तक होती है। ठीक है, जबकि जो पिटवा लोहा है, पिटवा लोहा में 0.04 से 0.08% तक कार्बन की मात्रा होती है। स्टील में 1.5%, मिश्र धातु स्टील में 0.1% से 1% से अधिक होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और चौथा प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास जर्मन सिल्वर, पीतल, स्टील या ग्रेफीन। बिल्कुल राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है कि इनमें से जो सबसे ज्यादा मजबूत होता है, तो ग्रेफीन जो होता है वो सबसे ज्यादा मजबूत होता है। ठीक है, तो ग्रेफीन एक अणु मोटाई वाली सामान्य कार्बन की एक पतली परत होती है जो विलक्षण गुण प्रदर्शित करती है। इसकी खोज, ग्राफीन की जो खोज थी वो मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में कार्यरत दो वैज्ञानिक किस किसने? आंद्रे जिम और कोस्टांटिन ने नोसो नोवोसेलोव ने वर्ष 2004 में की थी। तो 2004 में ग्राफीन की खोज हुई थी और इसके आश्चर्यजनक गुणों को रेखांकित करने के कारण ही दोनों को वर्ष 2010 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए? ग्राफीन के लिए। ठीक है, किया था। जिम नोवेसेलोव ने ग्राफीन को ग्रेफाइट के टुकड़े से निष्कासित किया था। ठीक है, निष्कर्षित किया था। तो जो ग्रेफाइट का टुकड़ा होता है उससे इन्होंने क्या निकाला था? ग्राफीन को निकाला था। और ग्राफीन क्या होता है? द्विआयामी तत्व होता है। और इसमें इसका फायदा ये होता है कि इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत को नियंत्रित करना त्रिविमीय तत्वों की तुलना में ज्यादा सरल होता है। तो द्विआयामी जो तत्व होते हैं उनमें जो विद्युत होता है उसको नियंत्रित करने, जितनी दिक्कत हमें त्रिविमीय तत्वों में आएगी उससे आसान होगा इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करना द्विआयामी तत्वों में। तो ग्रेफीन क्या है? द्विआयामी तत्व होता है। ठीक है, तो ग्रेफीन न केवल बेहद पतला बल्कि अब तक खोजे गए पदार्थों में सबसे मजबूत भी है।
ठीक है, और ये विद्युत का संवाहक होने के साथ साथ इसमें तांबे के भी गुण मौजूद होते हैं ग्रिफिन में, और लगभग ये पारदर्शी होता है, और इसके बावजूद यह इतना घना है कि इसमें छोटे गैस के अणु हीलियम भी इससे होकर नहीं गुजर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, इसका प्रयोग जो होता है कंप्यूटर चिप्स, कम्युनिकेशन डिवाइस और टच स्क्रीन आदि में किया जा सकेगा, इसका उपयोग यह किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? ऑप्शन ए है निर्लजित बर्फ, निर निर्जलित बर्फ, ऑप्शन बी है पहाड़ों पर पड़ी बर्फ, ऑप्शन सी है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड। बिल्कुल, तो राइट आंसर क्या है यहाँ से? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठोस कार्बन को हम क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ भी कहते हैं। ठीक है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या शुष्क हिम कहा जाता है, और जब इसको गर्म किया जाता है तो सीधे एक गैस में परिवर्तित हो जाता है। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? एक तो आइसक्रीम के निर्माण में होता है, और प्रभावकारी जो शीतलक होते हैं उसमें किया जाता है। तो रेफ्रिजरेटर, जो भी हमारे पास इफेक्टिव रेफ्रिजरेटर होंगे उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक तत्व की एक्स बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? ठीक है, तो मतलब कोई तत्व है एक्स, और ये बोल रहा है इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ उस यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे, तो कौन सा सूत्र होगा? आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा सूत्र होगा इसमें? XH4, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये वाला इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो ये सीधी सी बात है, ये इस प्रकार से होगा कि ठीक है, एक्स कोई तत्व था, ये हाइड्रोजन इसमें जुड़े हुए हैं, और इसने तत्व क्या बनाया? XH4। ये जैसे हम सामान्य देखते हैं कार्बन होता है, कार्बन पे हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं, और ये तत्व क्या बनाता है? CH4 बनाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये भी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता है। ठीक है, ऑप्शन ए है 44.45%, ऑप्शन बी है 5.55%, ऑप्शन सी है 88.89%, या ऑप्शन नंबर डी है 11.11%। यस, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। 11.11% जो होता है हाइड्रोजन की प्रतिशतता होती है पानी में, H2O में। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करने का, तो हाइड्रोजन का जो आणविक द्रव्यमान कितना हो गया? 2 हाइड्रोजन के अणु हो गए और 16 ऑक्सीजन का अणु हो गया, तो इन्होंने क्या बनाया? 18 ग्राम पर मोल बनाया। ठीक है, टोटल जो आणविक द्रव्यमान कितना हो? 18 ग्राम पर मोल हो गया, और जल में उपस्थित जो हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या है 2 है। ठीक है, इसलिए जो जल में हाइड्रोजन का प्रतिशत हो जाएगा कितना हो जाएगा? 2/18 गुणा 100 बराबर कितना आ जाएगा? 11.11% हमारे पास क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का प्रतिशत हो जाएगा जल में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न और आज का आठवां प्रश्न हमारे पास है, भारी जल एक प्रकार है। ठीक है, तो भारी जल एक प्रकार का है। ऑप्शन ए है शीतलक, ऑप्शन बी है मंदक, ऑप्शन सी है अयस्क, ऑप्शन डी है ईंधन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा कि भारी जल क्या है? एक मंदक होता है। ठीक है, तो भारी जल, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? D2O। भारी जल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है D2O। इसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो परमाणु संयंत्रों में मंदक के रूप में किया जाता है। ठीक है, क्योंकि यह न्यूट्रॉनों की गति को धीमा कर देता है, और हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ड्यूटेरियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड में D2O बनाता है, जिसे क्या कहते हैं? भारी जल कहते हैं। तो भारी जल का उपयोग कहाँ कहाँ हो गया? मंदक के रूप में हो गया। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? DO2 इसका फॉर्मूला होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पानी का शुद्धतम रूप क्या है? ऑप्शन ए है नल का पानी, ऑप्शन बी है समुद्री जल, ऑप्शन सी है वर्षा का पानी, ऑप्शन डी है आसुत जल। बिल्कुल, तो यहां से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्षा पानी क्या होता है? पानी का शुद्धतम रूप होता है। तो वर्षा पानी ये क्या है? जल का शुद्धतम रूप है। इसका pH 7 होता है। ठीक है, तो पानी क्या हो रहा है? जलवाष्प होके ऊपर जाता है, तो इसका जो pH होता है, मतलब प्योरीफाई होके जा रहा है, तो इसका pH कितना होता है? 7 होता है। ठीक
ठीक है। और पृथ्वी पर पाए जाने वाले पानी में अम्लीय तथा क्षारीय पदार्थ घुले हुए होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, पानी अशुद्ध होता है। ठीक है, उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी। जब हम ये पीएच हमारा टेबल होता है, उसमें 7 हमारा कांस्टेंट होता है, उदासीन होता है, तो यही क्या होता है, ये जल होता है। ठीक है, उदासीन हमेशा जल होता है। अगर 7 से कम कोई चीजें हैं तो वो आएंगे अम्ल में, एसिड में। और 7 से ऊपर 8 9, किसी का पीएच है 14 तक, किसी का पीएच है ये 0 से स्टार्ट होता है, 14 तक किसी का पीएच है 7 से ऊपर, तो वो आ जाएंगे आपके बेस में या क्षार में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, तो कौन सी गैस को हम पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। ऑप्शन ए है हीलियम, ऑप्शन बी है क्लोरीन, ऑप्शन सी है फ्लोरीन, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। यस, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरीन। क्लोरीन क्या होता है, जो पीने का पानी होता है उसको शुद्ध करने में उपयोग किया जाता है। तो क्लोरीन का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, विषसंक्रामक बनाने में तथा पीने के पानी में रोगाणुनाशक की तरह होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का 11वां प्रश्न, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस। तो तेल से घी बना रहे हैं हम, तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस, ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। यस, तो राइट आंसर क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रयोग किस में होता है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में जो गैस का प्रयोग होता है वहां हाइड्रोजन का प्रयोग होता है। ठीक है, तो उच्च दाब पर क्या किया जाता है, कैसे बनता है, तो जो निकिल होता है, निकिल उत्प्रेरक होता है, उसकी उपस्थिति में हाइड्रोजन वनस्पति तेलों से संयोग करके वनस्पति घी में उसे बदल देता है। तो निकिल, उस निकिल की उपस्थिति में यह प्रक्रिया होती है। और जो ये प्रक्रिया हो रही है निकिल की उपस्थिति में हाइड्रोजन वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगा, तेलों को हाइड्रोजनीकरण। क्वेश्चन बन सकता है तेलों का हाइड्रोजनीकरण संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको इर्द गिर्द सारे जो प्रश्न होंगे उनको तैयार करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है। तो नोबेल गैस को हम क्या सामान्यतः किस और नाम से जानते हैं, एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं अक्रिय गैस। तो नोबेल गैस कहलाती है कौन सी गैस, ऑप्शन है आपके पास हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है हीलियम और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हीलियम। हीलियम को क्या बोलते हैं हम, नोबेल गैस बोलते हैं। और किन किन को बोलते हैं उनको भी समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आवर्त सारणी में जो हमारे पास समूह 18 के 6 तत्व होते हैं, कौन कौन से, हीलियम He, नियोन Ne, आर्गन Ar, क्रिप्टॉन Kr, जीनॉन Xe तथा रेडॉन Rn, ये सभी क्या होते हैं, सामान्य ताप पर रासायनिक रूप से अक्रिय गैसें होते हैं। सामान्य ताप पर, जब सामान्य ताप पर इनका जो रासायनिक जो बॉन्ड होता है तो ये अक्रिय होते हैं, ये क्रिया नहीं करते किसी के साथ। ये गैसें उत्कृष्ट धातुओं जैसे प्लेटिनम एवं गोल्ड के समान मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, तथा इनका रासायनिक क्रियाशीलता का अभाव होता है, अतः इन्हें उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे पास है कि वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होती है। ऑप्शन ए है 10 से 11%, ऑप्शन बी है 18 से 20%, ऑप्शन सी है 40 से 20% या ऑप्शन नंबर डी है 78 से 79%। बिल्कुल, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 78 से 79% क्या पाया जाता है, वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है लगभग। ठीक है, तो वायुमंडल अगर आयतन की दृष्टि से देखें तो 78% तक क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। और ऑक्सीजन की बात करें तो 20.95% पाई जाती है, या सामान्यतः इसको हम 21% भी लिख लेते हैं। और इसी के साथ आर्गन जो होता है वो 0.93% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% तक पाई जाती है। ठीक है, तो इन चीजों को भी याद रखेंगे। आपने वो चीज तो आपको याद आ रही होगी कि इस प्रकार से सर्कल रहता था, उसमें दिखाते थे कि ये 78% हमारे पास नाइट्रोजन, 21% हमारे पास ये, इस प्रकार से बचे हुए जो बचे हुए रहते थे उनमें हम दिखाते 1% अन्य गैसें, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, गाइज अगर वीडियो पसंद आ रही है तो डेफिनेटली वीडियोस को भी लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस या लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। यस, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा,
बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रस ऑक्साइड इसका क्या हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस के रूप में हम इसे जानते हैं, किसको, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका जो रासायनिक नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड, रासायनिक जो फॉर्मूला होता है N2O होता है, ठीक है। तो N2O रासायनिक नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जिसको कि हास्य गैस कहते हैं, और इसको सूंघने पर हंसी आती है, ठीक है। और जब ये सर्जरी होती है, शल्य क्रिया होती है, तो उस समय निश्चेतक के रूप में या एनास्थीसिया के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। तो स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है आपके पास ऑर्गन, ऑप्शन बी है नियॉन, ऑप्शन सी है जीनॉन, और ऑप्शन डी है नाइट्रस ऑक्साइड। तो स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं, जीनॉन को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, क्योंकि ये कम मात्रा में है यहाँ पर पाई जाती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। तो हवा से भरी जीनॉन गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, ठीक है। हवा से भारी है, सॉरी, हवा से भारी जीनॉन जो गैस होती है इसको स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। परमाणु क्रमांक इसका होता है 54, और इस गैस की खोज विलियम रामसे एवं मॉरिस ट्रेवर्स ने की थी, ठीक है। और इसकी वायुमंडल में जो मात्रा होती है वो क्या होती है, कम मात्रा होती है, ठीक है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है, ठीक है। तो कीट भक्षी पौधे जिस मिट्टी में उगेंगे उसमें कमी रहेंगी, इसीलिए वो कीटों का भक्षण कर रहे हैं। ऑप्शन ए है मैग्नीशियम की, ऑप्शन बी है कैल्शियम की, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन की, या ऑप्शन डी है जल की। यस, बिल्कुल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन की कमी जिस मृदा में रहती है वहां पर क्या होते हैं, कीट भक्षी पौधे उगते हैं। कीटों का भक्षण करने पर ये नाइट्रोजन की परिपूर्ति अपने शरीर में कर लेते हैं। तो कीट भक्षी पौधे ऐसी भूमि में उगते हैं जहां नाइट्रोजन का अभाव होता है, और ये पौधे अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता पृथ्वी से नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का अवशोषण करके पूरा नहीं कर पाते हैं। ये पौधे अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता कीटों को पकड़कर तथा उनका पाचन करके पूरा करते हैं, और इस कार्य के लिए इनमें विशेष पोषण विधियां विकसित होती हैं। उदाहरण नेपिथीन्स, डायोनिया, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया इत्यादि इसके क्या है, उदाहरण हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 17वें प्रश्न की ओर, ठीक है। उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा, ये सारी जो ये क्वेश्चन है आप रिकॉल कर पा रहे होंगे जो भी आपने पढ़ा है, और आपके जो ये प्रिपरेशन है इसको बूस्ट देने में ये बहुत अच्छा रोल यहाँ पर प्ले करने वाला है। चलिए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न, अश्रु गैस है। तो अश्रु गैस है, ऑप्शन ए है अमोनिया, ऑप्शन बी है क्लोरीन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन कार्बाइड, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन सल्फाइड। यस, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमोनिया। अमोनिया क्या होता है, अश्रु गैस होती है, जिस गैस से क्या निकलते हैं, आंसू निकलते हैं। तो अश्रु गैस का प्रयोग कब किया जाता है, तो अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें होता क्या है कि जो मानव नेत्र है, मानव नेत्र संपर्क में आने से आंखों में जलन होती है। तो मानव नेत्र जैसे ही इन गैसों के संपर्क में आता है तो आंखों में जलन होती है और उससे आंसू टपकने लगते हैं। तो अल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉन, एक्रोलिन आदि ये कुछ प्रमुख अश्रु गैसें होती हैं, टीयर गैसेस हैं, और इसमें अमोनिया जो NH3 है इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उम्मीद है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका 18वां प्रश्न, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है। ऑप्शन ए है आर्गन और नियॉन, ऑप्शन बी है नियॉन और पारद वाष्प, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन एवं नियॉन, और ऑप्शन नंबर डी है केवल आर्गन। यस, तो राइट आंसर क्या है यहां से, राइट आंसर बताएंगे। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नियॉन और पारद वाष्प क्या होता है, ट्यूबलाइट में भरी जाती है, ठीक है। तो ट्यूबलाइट में कांच की एक लंबी ट्यूब होती है जिसके अंदर दीवारों पर फॉस्फर का लेप चढ़ाया जाता है, और ट्यूब के अंदर जो होते हैं अक्रिय गैस नियॉन या आर्गन आदि कुछ पारे की वाष्प के साथ भर दिया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न, एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है। तो एक विलियन क्या करता है, ध्यान रखेंगे, लाल लिटमस को क्या कर रहा है, नीला कर रहा है। इस विलियन का पीएच होता है, तो पीएच कितना होता है, ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6.5, या ऑप्शन नंबर ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। बिल्कुल, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं क्षार, और जो नीले लिटमस को लाल कर देंगे वो कहलाएंगे हमारे पास अम्ल।
ठीक है। तो अम्ल या एसिड क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल करते हैं, और क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीला करते हैं। बेस क्या करते हैं, जो रेड लिटमस होगा उसको ब्लू कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो वह विलियन जो लाल लिटमस को नीला कर देगा, तो वह विलियन जो लाल लिटमस को नीला कर देगा क्षारीय होता है। ठीक है, क्षारीय होता है। तथा वो विलियन जो नीले लिटमस को लाल कर देता है वो अम्लीय होता है। ठीक है, तो वह विलियन और जिसका पीएच अगर 7 है या 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, और 7 से अधिक पीएच वाले को क्या बोलते हैं, हम क्षार बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 7 नंबर पे क्या होता है, उदासीन होता है। यहां पर न तो जो पदार्थ होता है, विलियन होता है, न वो अम्लीय होता है और न वो क्षारीय होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, उदासीन होता है। जैसे जल है, तो जल क्या है, एक उदासीन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे पास आज का 20वां प्रश्न, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर, ऑप्शन ए है एक ऑक्सीकारक है, ऑप्शन बी है क्षारीय प्रकृति का है, ऑप्शन सी है अम्लीय प्रकृति का है, या ऑप्शन नंबर डी है एक अपचायक है। बिल्कुल, तो राइट आंसर क्या है यहां से, ऑप्शन नंबर सी है एक अम्लीय प्रकृति का है। तो जल में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करते हैं या उससे जो सोडा वाटर बनता है वो एक अम्लीय प्रकृति का होता है। चलिए देखते हैं। तो जल H2O में कार्बन जल H2O में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रवाहित करने पर बना जो सोडा वाटर होता है ये अम्लीय प्रकृति का होता है, एसिडिक नेचर का होता है, और सोडा वाटर में अधिक दाब या प्रेशर पर गैस घुला रहता है। ठीक है, तो प्रेशर अधिक दाब पर हम क्या करते हैं, उसमें गैस को घोल देते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नीला थोथा क्या है। ऑप्शन ए है कॉपर सल्फेट, ऑप्शन बी है कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन सी है आयरन सल्फेट, या ऑप्शन नंबर डी है सोडियम सल्फेट। यस, तो राइट आंसर क्या है यहां से, ऑप्शन नंबर ए है कॉपर सल्फेट क्या होता है, नीला थोथा होता है। गाइस हमने ट्राई किया है कि जो भी आपके ग्रेजुएशन तक जो भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर कंपाइल करते हुए आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। ये सारे आपने क्वेश्चन देखे होंगे आपके प्रीवियस ईयर में, या फिर आप देख सकते हैं कि आपका जो 10th-12th का एग्जाम्स है जो आपने दिए, उससे भी हमने उसके बुक्स के बीच से भी क्वेश्चन उठाए हैं, कुछ हमने ग्रेजुएशन के बेस से उठाए हैं। सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं कि कवर करते हुए आगे बढ़े, ताकि आपकी जो रणनीति है उसको आप अच्छी तरीके से बूस्ट दे सकें। ठीक है, तो नीला थोथा कॉपर सल्फेट का एक यौगिक होता है और इसका सूत्र क्या होता है, CuSO4 × 5H2O। इसका क्या होता है, आणविक संरचना या आणविक सूत्र होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए है आपके पास CaOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन बी है NaHCO3, ऑप्शन सी है CaCO3, ऑप्शन डी है Na2CO3। बिल्कुल, राइट आंसर क्या है यहां से, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। NaHCO3 इसका क्या है, बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा या बेकिंग सोडा भी कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, NaHCO3 होता है। इसी के साथ साथ एक और हमारे पास यहाँ से प्रश्न बनता है, एक और यहाँ से देख लेते हैं, धोने का सोडा। तो धोने का सोडा जो होता है, तो धोने का सोडे का जो नाम होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3। इसका क्या होता है, आणविक संरचना या रासायनिक नाम जो इस प्रकार से होता है Na2CO3, और सोडियम कार्बोनेट इसका क्या होता है, नाम होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आज का 23वां प्रश्न, फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है। तो स्थायीकरण जो करता है उसमें प्रयुक्त होने वाला जो रसायन है वो कौन सा है फोटोग्राफी में। ऑप्शन ए है सोडियम सल्फेट, ऑप्शन बी है सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन सी है अमोनियम पर सल्फेट, या ऑप्शन डी है बोरेक्स या सुहागा। यस, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। सोडियम थायोसल्फेट क्या होता है, फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला एक रसायन होता है। ठीक है, तो सोडियम थायोसल्फेट रसायन का प्रयोग फोटोग्राफी में नेगेटिव एवं पॉजिटिव के स्थायीकरण में होता है। इसका उपयोग चांदी और सोने के निष्कर्षण में भी किया जाता है। तो चांदी और सोने का जब निष्कर्षण करते हैं वहां पर भी इसका उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं आज का 24वां क्वेश्चन, निम्न में कौन सा सबसे अधिक श्यान है। ठीक है, तो श्यानता, तो कौन सबसे अधिक श्यान है। ऑप्शन ए है अल्कोहल, ऑप्शन बी है पानी, ऑप्शन सी है शहद, ऑप्शन डी है गैसोलीन। यस, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा,
यहां से ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शहद क्या हो जाएगा, सबसे अधिक क्या हो जाएगा इनमें से, शान है। ठीक है, देखते हैं। शांता किसी तरल का वो गुण होता है। ठीक है, तो शांता होती क्या है, तो ये किसी तरल का वो गुण होता है जिसके कारण किसी बाहरी या प्रतिबल या अपरूपक प्रतिबल के कारण अपने को विकृत करने का विरोध करता है। तो मतलब अपने आप कन्वर्ट नहीं होना है, अपने आप को विकृत नहीं करना है, इसका जो विरोध विरोध करता है उसको हम क्या कहते हैं, शांता कहते हैं। और जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें शहद क्या है, सबसे ज्यादा शान है जो इस प्रतिबल का विरोध करता है। बढ़ते हैं अपने आज के अंतिम प्रश्न की ओर कि पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है। ऑप्शन ए है नेगेटिव से फोटो बनाने के काम में लाए जाने वाले रसायन की गुणवत्ता। ऑप्शन बी है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक। या ऑप्शन नंबर सी है भूकंप की तीव्रता का मूल्यांक। या ऑप्शन नंबर डी है दूध की शुद्धता परखने का मूल्यांक। बिल्कुल, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक क्या कहलाता है, पीएच मूल्यांक कहलाता है। ठीक है, तो पीएच क्या है, वही जो अम्ल और क्षार को बताता है। तो पीएच मान एक संख्या होती है जिससे पदार्थों को अम्लीयता तथा क्षारीयता व्यक्त करते हैं। इसका मान 0 से 14 के मध्य होता है। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वे अम्लीय होते हैं और जिनका मान 7 से अधिक होता है वे क्षारीय होते हैं। उदासीन विलयन का मान 7 होता है और पीएच का मान द्रवीभूत हाइड्रोजन आयनों की गतिविधि के सह लघु गुणक के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, किस में कितने हाइड्रोजन, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन से भी हम क्या कर सकते हैं, पीएच का मान निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो डेफिनेटली वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और देखिए एग्जाम में जाने से पहले इन वीडियोस को जरूर देखिए। कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड आपके अगर क्वेश्चन टकर जाते हैं तो आपका जो स्थायित्व है, आपके ज्ञान का स्थायित्व है, उसको बढ़ाने में ये हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।